हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट का। सीटेट में जो पेपर फर्स्ट का पेपर है वो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जो ये पेपर है वो आया हुआ है नवंबर 2012 में। तो हम नवंबर 2012 का सीटेट का पेपर फर्स्ट का पूरा पेपर देखने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को 1 से लेकर 150 तक के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि जब आप पेपर देखेंगे तो आप वहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही लिए गए हैं। जब भी सीटेट का पेपर होता है ना, तो 90% क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। बस 10% क्वेश्चन, या आप मान लीजिए 10 से भी कम परसेंटेज 4 to 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको सारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि मैथ्स तक में आपको वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे बिना मत जाइएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वो सामान्यता किसमें होती हैं? उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक ग्रसित होते हैं, या फिर औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सीखने की कुछ निर्योग्यताएं तो औसत से श्रेष्ठ वालों में नहीं। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। लड़कियों किसी में भी पाई जा सकती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस समस्या से ग्रसित होते हैं। तो वो क्या है, वो बच्चों में भी आ जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, एक बच्चा जो से ग्रसित है वह 100 को पढ़ रहा है वॉज, न्यूक्लियर को पढ़ रहा है अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ये एक जैसे यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा सा लेटर्स को आगे पीछे करके पढ़ता है। तो उसमें किस तरीके की जो है वो ग्रसित है, किस समस्या से? वो जो पढ़ाई से संबंधित समस्या है तो वो ग्रसित है। एक सेकेंड, तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 वाला है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इन चरणों के आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी सूचना होगी तो उसको करेंगे पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, फिर उसके बाद उस सूचना का हम क्या करेंगे, श्रेणीकरण करेंगे। तो पहले गा आएगा फिर घा आएगा। तो कहाँ पे है, पहले सेकंड वाले में पहले गा फिर घा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रक्रिया का चयन करेंगे कि प्रतिक्रिया क्या करनी है, और फिर उस प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करेंगे। तो खा फिर का। तो ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ये बिल्कुल नहीं, वो भी शिक्षकों पे थोड़ा बहुत निर्भर रहेंगे। स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाती, तो बिल्कुल भी नहीं। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आंशिक पुनर्वलन। तो जो आंशिक पुनर्वलन है वो क्या होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसा भी नहीं, कक्षा कक्ष में बिल्कुल प्रयुक्त होगा। पशुओं को प्रशिक्षित करने के लिए सर्वाधिक कार्य करते, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है आंशिक पुनर्वलन वो क्या है कि सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। कि सतत है उसकी अपेक्षा क्या है कि आंशिक पुनर्वलन जो है उसकी अपेक्षा अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम है तो उनको क्या है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। जो जब शारीरिक रूप से सही नहीं है, हाथ वगैरह सही से काम नहीं कर रहे, तो लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की समस्या को बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो है वो किसका ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं, तो वो करते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार से। जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का अनुभव बिल्कुल नहीं करेंगे। आत्मसिद्धि भी नहीं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार से ही हमेशा ग्रसित रहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने बारे में सोचते रहते हैं कैसे अपना मान सम्मान बढ़ाए, तो इस चीज़ से वो ग्रसित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें क्या है, हम बहुत थोड़ी सी गतिविधि कर रहे हैं। तो जैसे चलना काफ़ी ज़्यादा है, दौड़ना फुदकना है तो ज़्यादा। सबसे सूक्ष्म इसमें क्या होगा, वो होगा लिखना। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है कि बच्चे अपने आप कर सीख रहे हैं और साथ में उनको थोड़ा बहुत सहयोग भी करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से है। तो इसमें क्या है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान,
प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना बिल्कुल भी नहीं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों का बिल्कुल भी नहीं हल करवाएंगे एकदम से। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। बुद्धि लब्धांक से जब कम वाला बच्चा साथ में होगा तो वो फिर उसके साथ अधिक कैसे सीख सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा सही उत्तर है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं स्वनिम। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनको आप बिल्कुल रट कर जाइए, क्योंकि यही प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में हर साल देखने को मिलते हैं। इसको आप बिल्कुल रट कर जाइए। अगला है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु का वर्ष क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो जो बुद्धि लब्धि जो बराबर होती है वो होती है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुना 100। तो इसमें आपसे मानसिक आयु पूछी गई है, वास्तविक आयु 16 वर्षीय दी गई थी, तो ये हो गया। और बुद्धि लब्धांक भी आपको 75 दिया गया है, तो यहाँ IQ की जगह हम 75 कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो जो बुद्धि लब्धांक है वो सामान्य रूप से कैसे शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, ये बहुत उच्च रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो सीखने के लिए जो अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है वो कौन सा करता है, तो वो कोई बाह्य कारक करता है, नहीं आंतरिक कारक भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बाह्य कारक। असफलता से बचने के लिए, असफल ना हो जाए बस इसलिए अभिप्रेरणा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सरल लक्ष्य है या कठिन लक्ष्य है इसका तो कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य कैसा भी अगर हम अभिप्रेरित हैं तो हम जरूर करेंगे। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, हमें लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो हमें और अच्छे से सीखने के लिए प्रेरित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निर्धारक देता है सिवाय। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो क्या निर्धारक देता है, इनमें से किसी एक के सिवाय। विषय को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल किया जा सकता है, सही है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो संवेग का बुद्धि लब्धि से कोई लेना देना नहीं, ये भी एक तरह से सही। अगला देख लेते हैं, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देख लेते हैं, एक समान, इसमें क्या है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को क्या है, निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो एक वर्ष का अगर बच्चा है, एक वर्ष बाद अगर हम देख रहे हैं तो जो सिर्फ परिवारों में ही तो अंतर है ना, सिर्फ परिवारों में अंतर है, तो इससे बुद्धि लब्धांक पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। निर्धन परिवार वाली लड़की की अपेक्षा धनी आर्थिक जो परिवार है, सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार है, उसका लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। निर्धन वाले कम आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ये भी नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है समान हो, अलग भी हो सकते हैं। धनी सामाजिक आर्थिक जो परिवार वाली लड़की की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक, ऐसा भी नहीं, जब ये भी नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता है। ना धनी वाला ज़्यादा ले आएगा ये ज़रूरी है, ना निर्धन वाला ज़्यादा ले आएगा ये ज़रूरी है, कुछ भी हो सकता है, किसी के भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। सीखने के लिए जब हम आकलन करेंगे तो किसका ध्यान नहीं रखेगा, एक और बाकी सबका रखेगा। तो वो अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखेगा, क्षमताएँ भी रखेगा, त्रुटियाँ, पर वो जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ हैं उनका ध्यान नहीं रखेगा। एक सशक्त विद्यालय अपने, अगला प्रश्न देखिए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो अपने शिक्षकों में किस योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा एक सशक्त विद्यालय, किसको देगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा। स्मृति या अनुशासित स्वभाव है, जो परीक्षण करने की प्रवृत्ति, इनसे ज़्यादा वो देगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा। अगला प्रश्न है हमारा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछने लगती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो मोनिका क्या कर रही है, राधिका से जब प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर नहीं आया तो उसने उसे छोड़ दिया और मोहन से पूछने लगी। पर जब मोहन को उत्तर नहीं आया
तो उसने क्या किया, अपने प्रश्न के शब्दों को थोड़ा सा बदला, मतलब उसे समझाने की कोशिश की। तो ये क्या दर्शा रही है कि ये चाहती तो राधिका को भी समझा सकती थी, तब शायद वो भी उत्तर दे पाती। तो राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही थी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, राधिका के फेवर में तो वो दिख ही नहीं रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। ऐसा कैसे उसको पता है, अगर समझाती तो हो सकता है वो दे देती। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, नहीं। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। क्या करिए, मोहन का पक्ष ले रही है, मोहन को थोड़ा सा प्रश्न समझाने की कोशिश कर रही है, जबकि राधिका के लिए उसने ऐसा नहीं किया। तो ऑप्शन जो 4 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों के बीच लड़कों का चयन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो लिंग को और बढ़ावा मिलेगा, लिंग भेदभाव को। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान, तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष एवं महिलाएं शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, इससे भी कुछ नहीं होगा, जो योग्य है आप उसको भर्ती करिए। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना, कड़ाई से पालन, नियमों बना के उनको कड़ाई से पालन नहीं करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जो विद्यालय से उपस्थिति नहीं है उन बच्चों की, तो उनको कैसे प्रोत्साहित हम कर सकते हैं? तो उनको कैसे कर सकते हैं? बच्चों को आकर्षित करने के प्रतिदिन 5 रुपये देना, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे पैसे देने की आदत बिल्कुल नहीं डालनी। आवासीय विद्यालय खोलना, तो बच्चे हो सकता है घरों से दूर रह रहे, मतलब उनका घर काफ़ी दूर है इसलिए ना विद्यालय आ पाते हो, तो ये तो ठीक हो सकता है। आगे देख लेते हैं, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानून दंडनीय अपराध नहीं, ऐसे अगर सजा देंगे तो वो बिल्कुल ही डरने लगेंगे और दूर हो जाएंगे विद्यालय से। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ऐसा नहीं है। बच्चे अगर आना नहीं चाहेंगे तो कितना भी आप कर लीजिए, ऐसे नियुक्त जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। तो क्या है, आवासीय विद्यालय खोलना, इससे प्रोत्साहित हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो नहीं हो पाता उनका आना संभव। तो इससे क्या है कि प्रोत्साहित थोड़ा सा हो जाएगा विद्यालय में बच्चे। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन अच्छे से हो जाए किसके सिवाय और बाकी सबकी आवश्यकता होती है? तो क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी है, संवेदनशील भी है, क्षमता भी, लेकिन पृथक्करण समावेशन के जरूरी नहीं है कि हमको पृथक्करण, तो आप समझ रही हैं जब पृथक्करण है तो समावेशन किस बात का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ये क्या करता है, सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर स्तर को क्या है कि बढ़ाने का औचित्य जो किस आधार पर कर सकते हैं, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो इसमें क्या होगा सही उत्तर? तो ये क्या करता है, ये करता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट, ठीक है ना। जब निष्पादन के स्तर को अगर हम औचित्य स्थापन के आधार पर किया गया था कि सभी लोग क्या है अपने आप में थोड़े से अलग हैं, तो जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है तो वो निष्पादन के स्तर को भी बढ़ाता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय। तो जब हम विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन कर रहे हैं तो हमें किसका जरूर होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए पोर्टफोलियो है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अंतः विषय अनुदेशन कर रहे हैं तो उसका सर्वोत्तम लाभ क्या है? विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, ऐसा। तो अभी चलिए आगे देख लेते हैं, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो ये क्या है, विद्यार्थियों को नए ज्ञान, ये वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है कि विद्यार्थियों को सीखा गया जो उनका ज्ञान है उसको बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करेंगे और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर भी दिए जाते हैं। ये अंतःविषयी अनुदेशन है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हिंदी में समझ नहीं आ रहे तो आप लोग क्या करिए कि तुरंत इंग्लिश में देख लिया करिए, जिससे क्या है हो सकता है आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, वो टर्म समझ में आ जाए, तो आपको वो क्वेश्चन ईजी लगने लगेगा। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना लेगा? क्या नहीं करना चाहिए? मुक्त खेल के लिए समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने,
जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो क्या है, मुक्त खेल की भी सही है, सृजनात्मक चिंतन के लिए भी सीमित, तो ये भी सही है, मुक्त अंत वाली सामग्री भी सही है उपलब्ध करें। लेकिन जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये एकदम गलत है। वो जितना भी कर रहे हैं उतना ही काफ़ी, एकदम परिपूर्ण तरीके से करें ये तो बिल्कुल नहीं। परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये है गलत, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब शिक्षार्थी को समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनके पास क्या होता है, तो उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को सकारात्मक वातावरण बनाना है तो शिक्षक क्या करना है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना है, नहीं, बच्चे का विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बिल्कुल सही, तभी तो सकारात्मक वातावरण बनेगा जब आप आपस में बच्चों में विभेद नहीं करें। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो कौन सी थीम सबसे अच्छी है नर्सरी में पढ़ाने के लिए, तो वो है मेरा परिवार, क्योंकि जब शुरुआत में बच्चा आता है ना, अपने परिवार से ही विद्यालय आता है, तो सबसे अच्छा है उसे परिवार के बारे में ही पूछा और पढ़ाया जाए। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। अगला देखते हैं, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो बिल्कुल स्वयं बच्चों द्वारा अगर कोई त्रुटियों को सुधारा जा रहा है तो उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, त्रुटियों को सुधारा जा सकता है ये सोचकर उन्हें त्रुटियों को नहीं छोड़ना है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य ही नहीं है तो इसका क्या अर्थ है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल रही। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। कौन सी विशेष चिन्ह है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, तो ये तो ठीक है। अगला और आगे भी देख लेते हैं, समस्या मौलिक होती है, ऐसा नहीं, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, एक उपागम नहीं होता। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए होते हैं, जो कथन जो होता है उसी में संकेत दिए होते हैं कि समस्या कहाँ से सॉल्व होगी। तो ये तो सारे पेडागोजी वाले क्वेश्चंस हो गए 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे अब है हमारे गणित के प्रश्न, तो हम गणित के प्रश्नों को भी एक एक करके देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 2424 में 2 के स्थानीय मान को आपको बताना है। तो 2424 में आपको क्या करना है, 2 का स्थानीय मान बताना है। तो इसमें से 2 का स्थानीय मान आपको क्या हो जाएगा, बताइएगा कि 4 होगा, 220 होगा, या 2002 या 2000। यहाँ पे क्या करना है कि आपको स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो 2 कितनी जगह पर आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है, एक और आ रहा है। तो पहला जो 2 है उसका स्थानीय मान हो जाएगा 2000 और दूसरा जो 2 है उसका हो जाएगा 20। तो जब दोनों का योग करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 2020, जो ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज और 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर हैं। तो इन दोनों के, इसका न्यूनतम सार्वगुणज और इन दोनों का सार्वगुणज, इन दोनों का गुणा जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो किसके बराबर हो जाएगा, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि पहले 12 और 16 का निकालेंगे एलसीएम, और फिर 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, और फिर उन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 12-16 का आ जाएगा आपका 48 और 10 और 15 का आपका आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो दोनों का जब आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका उत्तर आ जाएगा 1440, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि ये इतना प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ा जाए जो इतना प्राप्त हो जाए, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इन दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसको क्या है कि इन दोनों के गुणनफल को जब निकाल लेंगे उसको इसमें से घटाएंगे। इन दोनों का पहले गुणनफल करेंगे और जो भी संख्या आएगी उसको इस ये 14,414 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तब जो हम निकल कर आएगा वही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो वो जो है वो है 274, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल,
100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होता है? ये आपको प्रश्न जो है बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। आपको 100 के बार बार गुणनखंड करने या उनका योगफल निकालने की ज़रूरत नहीं है। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल वो जो होता है वो होता है 217। ये आपको बिल्कुल रट लेना है। 100 के गुणनफल आपको एक एक करके निकालने हैं, जैसे 1, 2, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, इस तरीके से आपको देखते जाना है और फिर उन सबको जोड़कर आप जब देखेंगे तो आएगा 217। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी दिन 6:14 यानी कि जब सुबह के 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। तो ये आप अपने जोड़ लीजिएगा। 6:14 AM से 8:02 PM तक, यानी कि जो सुबह के 6 बज रहे हैं उससे शाम के 8 बजे तक, 8:02 तक का आपको समय जोड़ना है। तो ये जो पूरा समय है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 घंटे और 48 मिनट। ये आप लोग अपने आप से जोड़ के देखिएगा। 2/3 में कितने 1/6 हैं? तो अब ये कैसे करते हैं कि 2/3 अगर एक संख्या दे दी और उसमें कितने 1/6 हैं ये आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? इसमें क्या करना है आपको, 2/3 में जो है भाग दे देना है 1/6 का, तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने 1/6 हैं। तो भाग में क्या होती है कि ऊपर जाके संख्या पलट जाती है ना, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा कि 2/3 गुणा 1/6 की जगह हो जाएगा, गुणा में जब आ जाएगा तो पलट जाएगी तो 6/1 हो जाएगा। तो ये आगे ये 3 से ये कट गया 2 बार, तो 2 दूनी 4, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा 4। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि 12, 10, 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तब इसको 12 से भाग कर आप लोग देखिएगा। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। शेषफल जो है हमारा वो 4 हो जाएगा। आगे निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 1 पैसा जो है वो ऐसे होता है 0.01। बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है? या फिर 1 और आधा दर्जन 18 होते हैं, 1 दर्जन होते हैं 12 और आधा दर्जन 6 और हो गए तो 18, ठीक है। 1 मिलीलीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा या नहीं होगा? ये सभी लोग आप लोग बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए ही है एक तरीके से। अगला है 3 लीटर 30 मिलीलीटर 330 मिलीलीटर के लिए बराबर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? यानी कि 3 लीटर में जो होते 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? तो 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 ये और 30 ये, तो 1000 ही 3000 ये हो जाएंगे, क्योंकि 3 लीटर है तो 3030 मिलीलीटर होना चाहिए थे और यहाँ दिया गया है 330। तो यही वाला गलत है, तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर और बाकी ये तीनों हैं सही। आगे देख लेते हैं। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिज़ा को दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग को आपको बताना है। तो इसने क्या है, जितना इतना भाग वो देती गई ना, वो आपको एक एक करके निकालते जाना है कि उसने कितना भाग किसको दिया, जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी हिसाब से। तो जैसे देखिए मंजू ने इसका क्या किया, 1/4 भाग अंजू को दिया है, तो 12 का 1 सेकेंड, हाँ, तो 12 का क्या है 1/4 भाग दिया है, तो 12 का आप 1/4 निकाल लीजिए, तो कितना हो गया 3 भाग दिया है, ठीक है ना। इसका 1/3 भाग सुजाता को, तो अब इसका 1/3, तो उसने सुजाता को कितना दिया है, उसने सुजाता को दिया है 1/3 भाग, तो 12 का आप करेंगे 1/3 निकाल लेंगे, तो 3 से जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4। और इसका 1/6 भाग फिज़ा को दिया है, यानी कि 12 का ही 1/6 जो उसने दिया है वो फिज़ा को दिया है, यानी कि 2 भाग फिज़ा को दिया है। अब मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग, यानी कि 2, 3 और 4 भाग वो दे चुकी है। तो 2 और 3 कितने हो गए 5 और 4 हो गया 9, तो 9 भाग उसने दे दिए, यानी कि 12 में से 9 भाग आपके निकल गए। तो मंजू के पास कितना भाग बचा, तो वो बचा है 3 भाग। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो एक संतरे का मूल्य कितना है 2.5 रुपया, और संतरे कितने हैं 3.5 दर्जन। 3.5 दर्जन, 1 दर्जन में संतरे होते हैं, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 3.5 दर्जन में जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएंगी 42 वस्तुएं, ठीक है ना। तो और यानी कि 42 संतरे हो जाएंगे, और एक संतरे का मूल्य कितना है 2.5 रुपये, तो यानी कि 42 संतरे का मूल्य कितना होगा, ये इस तरीके से आपका निकल आएगा। 2.50 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जो कि आ जाएगा 105। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या है, वर्गाकार कमरा है ना, तो 10 मीटर लंबाई है, ठीक है। 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे को
लंबाई वाले वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइलों से ढकना है, यानी प्रत्येक टाइल की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, टाइल की लंबाई देखिए आप 50 सेंटीमीटर। टाइल का जो क्षेत्रफल सबसे पहले आप निकालेंगे और क्या करेंगे कि कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल और 10 मीटर दिया गया है और ये है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों चीज़ें ही सेंटीमीटर में निकालनी है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम करेंगे इसका, सबसे पहले निकालेंगे कमरे का फर्श का जो क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, तो 1000 गुणा 1000 और इसमें भाग दे देंगे टाइल के जो क्षेत्रफल है, तो यानी कि 50 गुणा 50। इस तरीके से जो है हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 400। ये आप लोग कट करके देखिएगा, 0 से 0 कट जाएंगे इस तरीके से, और ये 5 से इस वाले को काट दीजिए, इस 5 से इसको काट दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा हमारा 400। तो ऑप्शन जो है थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 वर्गों की परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो 2 वर्गों का परिमाप दे दिया गया है अलग अलग। तो बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। देखिए सबसे पहले ना दोनों के हमें क्षेत्रफल पता होनी चाहिए। तो छोटे वर्ग का परिमाप है 12, यानी कि छोटे वर्ग की जो भुजा है वो हम, यानी कि परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा हो जाता है ना। 4a मान लीजिए, भुजा ए मान लेते हैं, तो 4a हो गया परिमाप। तो वर्ग 4a बराबर 12 दिया गया है, तो a आ गई 3 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 3 का वर्ग यानी कि 9 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर 4a बराबर है 12 तो a बराबर हमारा आ गया 3, तो छोटे वर्ग का हमारा जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग, तो आ जाएगा 9। और इसी तरीके से हम बड़े वर्ग का भी देख लेंगे जो कि है 24। तो जो अगर इसका परिमाप 24 है तो यानी कि बड़े वर्ग की भुजा b मान लेते हैं, तो 4b बराबर 24, तो यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा इसी तरीके से। तो b बराबर जब 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो बड़े वर्ग का भी b स्क्वायर कर लेते हैं, बड़े वर्ग का भी क्षेत्रफल यानी कि 6 का वर्ग यानी कि 36। 6 का वर्ग होता है 36। तो हमें दोनों वर्गों के क्या पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया। तो कितने गुना ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए, एक का है 9 और ये है 36। तो 9 और 36 में आप बता सकते हैं अभी कितने गुना ज़्यादा है। तो 9 चौक 36 होता है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा है। 9 4 36 होते हैं ना, तो यही हो जाएगा 4 गुना ज़्यादा। ऑप्शन थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और इतने सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही क्षेत्रफल वाला ही काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे आयताकार बक्से को देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आयताकार बक्से का निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो जब आप एक बक्से का पूरा निकाल लेंगे ना आयतन, तो एक बक्से का आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तो पूरा आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको बताया गया है कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता है। तो ये तो एक बक्से का हो गया ना, तो इसको क्या करेंगे 6240 में कर देंगे भाग, तो आपका आ जाएगा सही उत्तर कि आपको कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो वो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 13। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। तो 4 और 1/3 समकोण, इसमें आपको क्या बतानी है, डिग्रियों की संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नया लग रहा होगा ना। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है बाकी क्वेश्चंस की अपेक्षा में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं अलग, जबकि ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही मतलब कठिन लग रहा है, जबकि ये है तो बहुत ही आसान। देखिए अब ये कैसे होगा, इन्होंने क्या बोला, 4 और क्या है 1/3 समकोण। 4 समकोण में कितनी डिग्री है और 1/3 समकोण में, कि इनमें डिग्रियों की संख्या, नहीं कि आपको 4 समकोण और 1/3 दोनों में डिग्रियों की संख्या को जोड़ के बताना है। तो एक समकोण कितने का होता है, समकोण होता है आप जानते हैं 90 डिग्री का। जब एक समकोण 90 डिग्री का है तो 4 समकोण में कितनी डिग्री हो जाएंगी, 4 गुणा 90 यानी कि कितनी हो गई, 360 डिग्रियाँ हो गई है ना। और जब एक समकोण में 90 डिग्री है तो 1/3 समकोण में कितनी डिग्रियाँ हो जाएंगी, यानी कि इसमें 1/3 कर देंगे इसका, यानी कि 3 से भाग दे देंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 30 डिग्रियाँ, यानी कि 360 में 30 डिग्री हम और ऐड कर देंगे, तो ये हमारी कितनी डिग्रियाँ बनकर आ रही हैं, तो ये हो गई हमारी 390 डिग्रियाँ। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था, पर उसकी भाषा इतना घुमा कर लिखी गई थी। एक आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो
सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसका ना मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, फिर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, इसके तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूँगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10, क्योंकि अगर अभी बताऊँगी ना तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 को वो 2+2 अथवा 4 को 1+3 आदि। वह संख्या को किस विकासात्मक अवस्था पर है, तो वो किस विकासात्मक अवस्था पे है, वो क्या कर पा रही है, किस विकासात्मक अवस्था पर है, वो है संक्रिय अवस्था पर, क्योंकि वो संक्रियाओं को समझ रही है ना, संक्रिय अवस्था पर है वो। आगे देख लेते हैं। कक्षा 3 का बच्चा, तो कक्षा 3 का बच्चा क्या है कि 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 482 को तो 482 पढ़ता है, लेकिन लिखता इस तरीके से। यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है, तो इस 400 अलग से लिख दिया और उसने 82 अलग से लिख दिया। ये शिक्षक के लिए किस और संकेत कर रहा है। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं और ध्यान से नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं, ध्यान से नहीं सुनता तो 400 और 82 लिख ही नहीं सकता, उसने सुना तो है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पा रहा है। बच्चा ध्यान से सुनता है और लेकिन पर क्या है कि स्थानीय मान की उसको समझ नहीं, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन के प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1 है स्थानीय मान अवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं को पुनरावृत्ति करना। चरण 2 है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्ह का प्रयोग। चरण 3 है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। तो इस स्थिति में शिक्षक के पाठ का विकास कर रहा है। तो इस स्थिति में शिक्षक जो है किस प्रकार के पाठ का विकास कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, तो वे व्यवस्था संकल्पना, सबसे पहले क्या है व्यवस्था संकल्पना, उसके बाद है परिकलन, देखिए एक मिनट ऊपर कर लेते थोड़ा सा, व्यवस्था संकल्पना, उसके बाद क्या है परिकलन प्रक्रिया और फिर संक्रिया। तो इस प्रकार से वो कर रहा है। ऑप्शन 4 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। कुछ क्या पूछा गया है कि किन 2 संख्याओं का हम गुणा करें कि 24 गुणनफल प्राप्त। तो ये प्रश्न कैसा है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, है ना, या फिर ये क्या है कि बद्ध अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं, क्योंकि इसके क्या है कि निश्चित संख्या में उत्तर हैं। मुक्त और बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वे सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने और बच्चों की सहायता करे। तो ऐसा इसमें कुछ चिंतन वाला प्रश्न तो ये नहीं है, ये क्या है एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है, जिसके क्या एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, क्योंकि 24 को और कई तरीके से लाया जा सकता है ना, 2-3 तरीके से। अगर 24 आ रहा है तो वो क्या है एक से अधिक तरह से प्रश्न उत्तर आ रहा है, तो वो मुक्त अंत वाला प्रश्न हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही उत्तर वो हो जाता है बद्ध अंत वाला प्रश्न। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, जबकि चीज़ वही है, वहाँ पे भी 1/2 में 1/3 से भाग देना है, लेकिन अगर कहा जाए आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, तो यहाँ पे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई। तो भिन्नों की जो संक्रिया उनको संदर्भीकरण और भाषा की सहायता से नहीं पढ़ाई गई, बस इस तरीके से डायरेक्ट पढ़ा दिया गया, इसलिए जब भाषा लिख कर आती है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को संबद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। यह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी अवलोकन कर सके कि, अब इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न लिख दिए है ना, सेट पूरा बना के लिख देने, 21 फिर 1 पॉइंट आगे बढ़ाया, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक के बाद पॉइंट लगाया। अब वो क्या चाह रही है कि विद्यार्थी क्या अवलोकन कर सकें। तो इस तरीके की जो समस्या लिखी जाती है, तो ये चाहती है कि इसमें इसका जो सही उत्तर, मैं आपको डायरेक्ट सही उत्तर पर ही ले चलती हूँ। वे चाहती है यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है ना। भाजक और भाज्य दोनों क्या है 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। इस तरीके की वो जो है बच्चों को बताना चाह रही है। अगला देख लेते हैं। अगला है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, अगर कोई पियाजे के सिद्धांत में से विश्वास कर रहा है गणित का शिक्षक, तो वो क्या करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, है ना।
अगला देख लेते हैं, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, या फिर विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, या चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। कि चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रश्न का सही वो है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचय। क्योंकि पियाजे क्या है, सामाजिक अनुदेशन को ही तो सीखना बता रहे हैं। तो सामूहिक परियोजना और सामूहिक, समाज पूरा सामूहिक रूप से वो इकट्ठा होकर अपने आप जब करते हैं। तो ये ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया दिया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। या रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर निशान को चिन्हित कर देता है। जबकि टूटा हुआ है वो 1 सेंटीमीटर से शुरू ही नहीं है, तो आप 5 सेंटीमीटर जहाँ लिखा है वो वहाँ पर वो 5 सेंटीमीटर हुआ ही नहीं। 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर चला गया, चलते। हाँ, तो जहाँ पे 5 सेंटीमीटर हुआ है वहाँ पे वो 5 सेंटीमीटर है नहीं, क्योंकि रूलर क्या है, टूटा हुआ है। तो ये क्या है, ये सही है, ये वाला तो हो गई नहीं, गलत है। क्योंकि आप जानते हैं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 सेंटीमीटर से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना चाहिए था, जो वांछनीय चिन्ह था। क्योंकि जहाँ से टूटा है वहाँ से तो उसको 1 मान के चलेंगे, फिर आगे और 5 गिनेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 संकट लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन अंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिन जोड़ों नहीं बन पाए। तो उमा को क्या है, उमा को है व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता। ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा को एक ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो कक्षा 4 में ज्यामितीय पाठ के लिए तो क्या आकलन निर्देश होंगे? तो रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से क्या है, परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। तो टैक्स का सही उत्तर बता देती हूँ। कक्षा 4 में जब बिंदु और रेखा है तो ज्यामितीय पाठ में उनका क्या होगा, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकते हैं और उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 का बच्चा तो इतना कर सकता है, कक्षा 4 का बच्चा। आगे देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षिका का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, कि वो क्या है कि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में भी समझ सके। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य अंतर स्थापित करना है। अब खुद से ही वो कर रहे हैं, आकृतियां खींच रहे हैं, कोण नाप रहे हैं। तो इस तरीके से वो वेन हिले के अनुसार कैसे किस तरीके के हैं, तो इसका सही उत्तर है वो जो है विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पर है। कौन से विश्लेषण कर रहे हैं, अपने आप माप के देखना, खींचना, टेढ़माई, ये सब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। तो उच्च क्रमीय चिंतन, अगर उच्च क्रम में चिंतन होगा तो किसकी मांग करेगी? तथ्य, नियमों और सूत्रों के ज्ञान, एल्गोरिदम का ज्ञान, संकेतों और चित्रों के ज्ञान, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और क्या है, संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। तो ये जब उच्च क्रमीय चिंतन है तो वो यही ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा कि कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उचित जो रूपात्मक कार्य है वो प्रश्नोत्तरी है, भूमिका निर्वाह है, वर्ग पहेली है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो कैसा है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का हमें विकास करना। जो विश्लेषण का सबसे अच्छा विश्लेषण होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना में। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रश्न प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा जो है शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा जो है वो क्या करेगी, तो वो करेगी एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती। क्या करती है, जब चर्चाएं होगी तो एक दूसरे के विचार सुनेंगे और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों के लिए आप लोग एक बार से क्या है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। 1 to 5 की जो एनसीईआरटी है उसकी जो पर्यावरण जो ईवीएस है उसको आप पढ़कर जाइएगा। आपको अधिकतर प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाकर जरूर जाएं तो बचे हुए प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को।
तो पहला प्रश्न है हमारा, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा? तो सबसे अच्छा समय वो है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऐसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न यानी कि पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस और कोयला। तो जो मोम होती है वो भी ठोस है, ग्रीस और कोयला ये तीनों क्या है? ठोस में, लेकिन पेट्रोल जो है वो तरल रूप है। तो ये हो जाएगा अलग। अगला है नेफेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर रखा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ मिलता है? तो ये होता है मेघालय में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल बनाने हेतु कितने घंटे लगते हैं? कितने स्वेटर के? 10 स्वेटर के बराबर होती है और एक शॉल को बनाने में लगभग 200 घंटे लगते हैं। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तरुण भारत संघ समूह संबंधित। ये जो तरुण भारत संघ है ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्या है? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकान। तो लेह लद्दाख के मकान कैसे होते हैं? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, बिल्कुल सही। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, ये भी एकदम सही है। पत्थर, मिट्टी, चूने की मोटी दीवारें, ये नहीं होती, ये राजस्थान के घरों में होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी एकदम सही है। तो ए, बी और डी तो ये किस में दिए गए? ऑप्शन 4 जो है हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? तो वो मृदा हो जाती है बंजर हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो जो मधुबनी चित्र बनाए जाते हैं वो उसमें किया जाता है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से चित्र बनाए जाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से कौन कौन फैलता है? मलेरिया, डेंगू या हैजा? हैजा बिल्कुल भी नहीं। मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार नहीं। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया यही सही उत्तर है। ये मच्छर से फैलते हैं तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के लिए सही अभिलक्षण। तो पेट्रोलियम के क्या लक्षण हैं? तो ये बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बदबूदार है, गाढ़ा और गहरे रंग का है। चलिए, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में हमारे देश में केवल चार तरह के जहरीले सांप हैं, एकदम सही। नाग, कोबरा यानी कि जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही बात है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत, बिल्कुल नहीं, 4 खोखले दांत नहीं होते। अगला है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, एकदम सही। तो ए, बी और डी सही है। तो ए, बी व डी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये एक प्रश्न है, इसमें आपको पूरा टाइम टेबल दिया गया है। इस सूचना के आधार पर आपको क्या करना है? सूरज से मंडगांव के बीच की दूरी और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय बताना है। तो इसका मैं अभी डायरेक्ट उत्तर बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगा काफ़ी लंबा। पूरा आप सॉल्व करके देखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप ये पूरा सॉल्व करके आराम से देखिएगा इसको पूरा। बस आपको सारा टाइम बस जोड़ते जाना है, इस तरीके से निकल आएगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी जिस देश से आया है उसका नाम क्या है? अल बरूनी जो आया था वो आया था उज्बेकिस्तान से। ये प्रश्न तो ये मान लीजिए कि सीटेट में बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता चला रहा है हर साल, इसको तो आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74, जो कांसा है के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही क्या है? तो कांसा जो है वो किससे? कांसा तावा और टिन की मिश्र धातु है, यानी कॉपर और टिन से मिलकर बनाया। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग एकदम से रट लीजिए। आगे देख लेते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो कौन से दिए उदाहरण? तो यह पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण, बिल्कुल। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण पर चल रहे हैं, ये भी सही। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास, बिल्कुल नहीं। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती, घर्षण के कारण नहीं। अगला है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते, बिल्कुल सही। तो ए, बी और डी इसमें भी सही हो जाएंगे। तो ए, बी व डी कहाँ पर दिए गए हैं? ऑप्शन 4 में जो है दिए गए हैं, डी, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करता है? तो ये किसका अनुपालन कर रहा है? ये कर रहा है समावेशी शिक्षा का, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं साथ में। अगला प्रश्न है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ये किस आयाम का अनुगमन
अनुगमन कर रही है? ये कर रही है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, इस आयाम का अनुगमन कर रही है। अगला देख लेते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य रहा होगा? विज्ञान की प्रदर्शनी है तो क्यों आयोजन किया गया? विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। इसके लिए विज्ञान की जो प्रदर्शनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? बच्चों में सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराती है। आगे देख लेते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पास में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना। तो किसको बढ़ावा देना है? ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण को बढ़ावा देना है, क्योंकि क्या है? पुरानी पढ़ाई को नई संकल्पना से जोड़ना। आगे देख लेते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। जब सृजनात्मक बच्चा होता है तो वो सीखता है अपसारी चिंतन के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही उत्तर जो है। अगला है के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो किसके अलावा सभी शामिल हैं? तो वातावरणीय कारक, यानी कि जो शारीरिक गठन है वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो आनुवांशिक कारक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद पाठ को सीखती है। तो यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो किसके सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है? यह एक तो क्या है कि रटकर सीख रही है और एक समझकर सीख रही है। तो ये व्यक्तिक भिन्नताओं को, विभिन्नता दर्शा रहा है कि व्यक्तिगत रूप से दोनों विभिन्न हैं। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिसलेक्सिया मुग्धता की समस्या से संबंधित। जब डिसलेक्सिया है तो वो पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो ये किसकी सहायता करता है? पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में। सारे प्रश्न एक बार सारे देख लेते हैं, ठीक है ना, एक एक करके सभी को देख लेंगे। तो ये क्या करता है कि शिक्षार्थियों की निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधियों का ध्यान रखने में मदद करता है। सही दिशा में विद्यार्थी की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। यह पाठ को आनंददायी और रोचक बनाता है। स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो जब कहानी कथन और कविताओं का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? इसका सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अगला देख लेते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये क्या है कि अधिगम अवृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो वो है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो ही सबसे सही रहता है। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए है? व्याख्यानों द्वारा स्पष्टीकरण जो है वो पर्यावरण के अध्ययन के लिए नहीं है, बाकी सब पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दृष्टिकोणों को स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए बच्चे के, बिल्कुल ये तो हो ही जाएगा। और अगला है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना। अभिभावकों के विचारों से कोई मतलब नहीं, ना ही पुस्तकों परीक्षा, इन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन जब बात पर्यावरण अध्ययन की है तो विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में, पाठ के अंत में या प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तकों में अलग अलग स्थान पर, यानी कि प्रकरण में अंतर्निर्मित ही होनी चाहिए सारी गतिविधियाँ। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सभी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। तो आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस हैं। तो भाषा 1 में भी हिंदी या इंग्लिश आप कोई भी ले सकते हैं, और इस तरह से भाषा 2 में आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं। जो आपने भाषा 1 में लैंग्वेज चूज़ की है उसको आप भाषा जो लैंग्वेज 2 है उसमें नहीं ले सकते। तो आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि भाषा 1 में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को, और भाषा 2 में हम देखेंगे इंग्लिश के प्रश्नों को। क्योंकि भाषा 1 में हिंदी लीजिएगा आप लोग, और भाषा 2 में आप इंग्लिश लीजिएगा, जिससे क्या है कि आप भाषा 2 में जब इंग्लिश ली जाती है ना तो भाषा 1 की अपेक्षा थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश चूज़ कर लेंगे तो वो आपकी जाएगी थोड़ी सी टफ, इसलिए आप लैंग्वेज फर्स्ट में मेरे अकॉर्डिंग आप लोग हिंदी चूज़ करिएगा, जिससे आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। और लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज 2 में आप लोग कर लीजिएगा इंग्लिश चूज़। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को एक एक करके।
चलिए देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि एक पूरा गद्यांश दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को एक बार ही पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। उसके इसी के आधार पर आगे के कुछ प्रश्न है। जो प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 91 से लेकर 99 तक के प्रश्न, इतने सारे प्रश्न जो है सिर्फ एक गद्यांश पर आधारित है। तो हिंदी में हर साल ही आप देखेंगे गद्यांश आता है। तो गद्यांश को अच्छे से करने की, सॉल्व करने की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही बस लगा लीजिएगा, हो जाएगा उतने से आपका। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा गद्यांश है कि मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य एवं शोध संस्थान, ठीक है ना। इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गाँव के लोग अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गाँव आज नहीं बसे हैं। इन गाँवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी से के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है। यह संस्थान, आगे देखते हैं, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। तो ऐसा था ये गांव जहाँ पे ये लोग गए थे। चलिए देखते हैं इसका सारे प्रश्नों को एक एक करके। सामाजिक कार्य और शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। तो इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। आगे देखते हैं, लेखक का मानना था। तो लेखक का मानना क्या था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। ये है वैज्ञानिक यानी कि लेखक का मानना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 93, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? तो इसमें से किसकी है? तो ये वो है उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। ऑप्शन 3 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो आत्म किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग आत्मनिर्भर में है, आत्मसम्मान में है, आत्मीय में है, लेकिन परमात्मा में नहीं है। परम धन आत्मा उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शताब्दी में शताब्दी जो है उसका समास कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा, एक संख्या दी गई ना, शताब्दी 100 वर्षों की, यानी कि द्विगु समास। आगे है, गांधी जी को मान्यता नहीं देते। तो गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? तो अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते। अकर्मण्यता नहीं है, आत्मनिर्भर है, कर्मठता है और सादापन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो संज्ञा का कौन सा नहीं? आत्मनिर्भरता, स्वावलंब, अनुशासन। आत्मनिर्भरता, स्वावलंब और अनुशासन जो है संज्ञा शब्द है, लेकिन अनुशासित जो है वो संज्ञा नहीं है। आगे देख लेते हैं, उपयोगी शब्द का विलोम। तो उपयोगी शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अनुपयोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से एक कविता है, इसको पढ़कर क्या है कि प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न इस कविता से भी हैं, 5-6 प्रश्न। चलिए देखते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा।
तो ये थी एक कविता चांदी की रेखा, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता थी। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है? तो इसका क्या मतलब है कि काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, ऐसा मतलब है। या विपत्तियों के बीच एक आशा की किरण दिखाई देती है, या बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, या देरी के बाद प्रकाश आता है, क्या? तो इसका मतलब है विपत्तियों के बीच आशा की किरण। काले बादल प्रतीक हैं, तो काले बादल जो है वो किसके प्रतीक हैं? तो ये हैं जातिगत वैमनस्य के प्रतीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 श्लेष अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? तो जलद होता है, घन होता है, पेयोदर होता है, लेकिन जलज जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। जलज का मतलब है जल में उत्पन्न, यानी कि कमल। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। पराधीनता। स्वतंत्र है या फिर दूसरे के पराधीन है, ये इसका विलोम हो जाएगा। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो कवि कहता है आशा की किरण को सुनने और देखने की बात। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे जो पेडागोजी के हिंदी के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। भाषा स्वयं में संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, या एक विषय मात्र है? तो वो है एक नियमबद्ध व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, या केवल परीक्षा में होता है? तो भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक नियतार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो ये तो गलत हो जाएगा, एकदम सरल भी गलत हो जाएगा, सिर्फ लक्ष्य भाषा ये भी गलत। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? अपनी बात कहना सीखना, सिर्फ अपनी बात कहना बिल्कुल नहीं, दूसरों की बात सिर्फ समझ लेना, बात समझ लेना, यही भाषा सीखने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, तो सिर्फ तर्क देने के लिए भी भाषा नहीं सीखते सिखाते हैं। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया? कठोर रवैया तो बिल्कुल नहीं, ना ही पाठ्य पुस्तक भाषा के लिए जरूरी है, ना ही सिर्फ उसका आकलन। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ही भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे जितना उनको अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दें? बिल्कुल नहीं, ये अपेक्षा तो नहीं करेगा शिक्षक। संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दें? ये भी बिल्कुल नहीं। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें? तो ऐसा भी नहीं है, प्रयोग करेंगे। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें, ऐसा ही एक भाषा शिक्षक चाहता है। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ जो माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से, या निबंधात्मक प्रश्न? तो केवल लघुत्तर नहीं, केवल वस्तुनिष्ठ भी नहीं, और सिर्फ निबंधात्मक भी नहीं, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल शिक्षण पद्धति हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, केवल आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला देख लेते हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए? तो ये हो जाएगा हमारा एकदम सही उत्तर, मातृभाषा को भी सम्मान और उसके साथ साथ अतिरिक्त मानक भाषा का परिचय। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना? बिल्कुल नहीं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि अपने निजी अनुभवों के आधार पर हम क्या कर सकें? भाषा का सृजनशीलता से प्रयोग कर सकें। ये सही रूप, बिल्कुल त्रुटियां ना करना, ये भी गलत है। सौंदर्य बोध को ही सही रूप में समझने की क्षमता हतोत्साहित तो नहीं करना है। जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे ना, उनको आप बस सबसे पहले कट कर दीजिए, आपको राइट आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है? किससे संभव है? वो है पोर्टफोलियो से संभव। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक
साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का संसाधन है, या अभ्यासपरक ही होनी चाहिए? बिल्कुल ही एक संसाधन। ये भाषा जो की पाठ्य पुस्तक है ये एक साधन है भाषा सीखने का। अगला है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है श्रुतलेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये है बच्चों की भाषा के आकलन का प्रभावी तरीका। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? पाठ्य पुस्तक? बिल्कुल, सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं, भाषा का शिक्षक भी महत्वपूर्ण इतना नहीं है। व्याकरण महत्वपूर्ण, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देंगी, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो ऐसा नहीं है पत्र पत्रिकाएं छोटे भी पढ़ते हैं तो गलत हो गया। अब पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से त्रुटियां कहाँ से हो जाएंगी, ये भी गलत है। और पत्र पत्रिकाएं अगर हम पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज ही होगी, तो फिर ये भाषा में बाधक क्यों है? ये है भाषा में साधक। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे सभी हिंदी के प्रश्न। अब इसके आगे और दूसरे प्रश्न आएंगे, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को। तो इंग्लिश के प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, हमने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सेकंड चूज़ किया है ना, तो हम लोग लैंग्वेज सेकंड की हम लोग देखेंगे इंग्लिश। तो यहाँ से हो रही है लैंग्वेज सेकंड की इंग्लिश शुरू। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है इसमें सबसे पहले क्या है कि एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है ना। इंग्लिश के क्वेश्चंस में सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, सेकंड लैंग्वेज की इंग्लिश देख रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को दिखा दे रही हूँ, आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को रोककर आप लोग बीच बीच में पूरा पढ़ लीजिएगा सारा, क्योंकि अगर मैं पैराग्राफ रीड करूँगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। मैं आती हूँ डायरेक्टली इसके क्वेश्चन पे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, followed into the decks of thigh informs the reader that the narrator was fishing while the right answer is option number third, standing in the river। ठीक है। स्काउड मीन्स क्या होता है? स्काउड मीन्स होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टूल यूज्ड बाय मॉडर्न मैन टू ऑब्टेन अ मील इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज आ। तो ये क्या है? एक ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है क्रेडिट कार्ड। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होल ट्रिप ruined was because of नरेट क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लॉस ऑफ द वॉलेट फॉर इट्स ओनर हु हैड गिवन अप हिज और हर डॉटर, हिज और हर हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 125, by looking him up the narrator referred to a telephone directory। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्मॉल हॉबी फार्म वुड बी एन ओपन स्पेस वेयर रेयर एनिमल आर केयर्ड फॉर, अ स्मॉल जू इन द बैकयार्ड, या कमर्शियली सक्सेसफुल फार्म, अ फार्म रन विदाउट एनी प्रॉफिट। तो ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ फार्म रन विदाउट एनी प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा, द ओनर्स डॉटर हैड क्लीन अप बाय, इसका सही उत्तर हो जाएगा गिविंग अप अ डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर वॉज नो स्टोरी बिकॉज द रियलिटी डिड नॉट लिव अप टू हिज इमेजिनेशन। 4th हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, द वर्ड इन द स्टोरी दैट मीन्स सोर इज, तो राइट आंसर इज लिफ्ट। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130, जो कि फिर से एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के, उसी से ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। 130 क्वेश्चन, स्कूल्स फंड देमसेल्फ इन अ फंडिंग quagmire, here quagmire means quick stand। ओके, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अचीवमेंट गैप्स कैन बी क्लोज्ड बाय। तो अचीवमेंट गैप्स जो हैं वो कैसे क्लोज हो सकते हैं? वो हो सकते हैं रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग मोरल पर्सनल टू हेल्प द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। ऑप्शन जो 4th है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल कैपेबिलिटीज कंस्टिट्यूट द फंक्शनल कैपेबिलिटीज कंस्टिट्यूट द स्किल टू कोप विद एवरीडे चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट सिस्टम हियर मीन्स। तो प्रोडक्ट सिस्टम का क्या मतलब है? उसका मतलब है स्पेशल ट्रेनिंग इक्विपमेंट डिजाइंड फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड अ वर्ड इन द रिपोर्ट दैट मीन्स वाइडली सर्कुलेटेड। वाइडली सर्कुलेटेड का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सिस्टमैटिक। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंटोनियम ऑफ फॉर द वर्ड हिंडरिंग वुड बी। सो एंटोनियम इज ऑप्शन थर्ड असिस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये छोटा सा आप देख लीजिएगा, दी गई है लाइन, इसी के बेस पे है क्वेश्चन। द फ्रेज 40,000 ब्रदर्स illustrate a figure of speech called, so this is called hyperbole. The homonym of bear is, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बी डबल ई आर, बी आर। द रेटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है फॉर द शेक ऑफ इफेक्ट विद नो आंसर नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बाइज। तो एडवर्बाइज इज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सो। एडवर्बाइज को जो लिंक कर देते हैं ना वो होता है सो। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। लैंग्वेज एक्विजिशन, सो लैंग्वेज एक्विजिशन is a technique intended to simulate the environment in which children learn their native language. Option 4 is the right answer. According to NCF 2005, learning of English aims to enable knowledge है ना acquisition through literacy and its development into an instrument of abstract thought. Option first is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज। वाइल लिसनिंग यानी कि मीन्स स्टेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन अ लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट। तो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट ए और बी, क्या कर रहे हैं? आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट। तो वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए सो दिस इज व्हाट, so this is an information transfer activity. Option first is the right answer. Criteria of assessment is, so criteria of assessment is, so what, so right answer is option number third. Criteria of assessment is a general impression of a student's ability. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। इन द वर्ड स्कैर्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर अ। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और अ वेब डायग्राम। द स्टडी स्किल्स इन्वॉल्व्ड इज, so right answer is summarizing. Option second is the right answer, summarizing. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट मेक मिस्टेक्स वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम। द टीचर शुड, अगर बच्चे मिस्टेक करें तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो द टीचर शुड क्विकली नोट डाउन द मिस्टेक एंड डिस्कस दैम विद द क्लास आफ्टर द एक्टिविटी। तो उसे नोट कर लें क्या मिस्टेक किया और फिर एक्टिविटी के बाद क्या है बच्चों के साथ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न, बिकॉज व्हाट इज थॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न। मतलब सोच क्या रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सीख क्या रहे हैं। तो बिकॉज सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज स्टूडेंट्स possess different abilities, personalities and come from a variety of background। क्योंकि सब बच्चे अलग अलग तरह के हैं, तो जरूरी नहीं जैसा सोच है वैसा ही पढ़ रहे हैं वैसे ही सीख रहे हैं। सब अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं सभी बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149। लर्नर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड। देयरफॉर लर्नर्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यूजुअली omit studying prescribed but important topics. Okay, so now our लास्ट क्वेश्चन नंबर 150, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है।
चलिए वो देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ आ थ्योरी वेयर स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक थ्योरी है जहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। सो यहाँ पे होते हैं हमारे सारे 150 क्वेश्चंस ख़त्म। तो ये तो हमारा सीटेट का कंप्लीट पेपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने चैनल पर सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सभी को एक एक करके करवाने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो आप लोगों के तक सबसे पहले पहुँच जाएगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।